हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। अभी मुद्दा आते हैं कि पैलेस्टाइन के सवाल पे आज हम लोग दूसरी जवाब है कि पिछले एक साल और ज़्यादा से एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, वो स्पष्टता लानी बहुत ज़रूरी है कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या होना उसका जरूरी था, क्या पैलेस्टाइन के पास कोई दूसरा रास्ता था। ओके, और दूसरा जो सवाल है कि वहाँ की जो रिलेशंस की ताकत है, जो प्रतिरोध की ताकत है, वो इस्लामिक आइडियोलॉजी से आती है कि कौन सी इस्लामिक आइडियोलॉजी है और उनका रोल क्या है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत के आज़ादी आंदोलन के दौरान चाहे वो मुस्लिम लीग हो या चाहे वो आरएसएस हो, हिंदू महासभा हो, उनका जो रोल था उससे आज़ादी आंदोलन को नुकसान हुआ था, जिसमें बतौर हुआ। तो हमारे जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और फ्रेमवर्क है उसमें धर्म का प्रतिरोध के साथ जो रिश्ता है वो नेगेटिव है, तो उनका रोल था ही नहीं, नुकसान ही किया। ओके, फिर हम लोग वही हमारा जो फ्रेमवर्क है वो हम लोग दूसरे दुनिया की जगह पे वही फ्रेमवर्क से देखते हैं। तो मेरा मानना है कि अलग अलग देश और अलग अलग सिविलाइजेशन और अलग अलग जो रीजन है दुनिया के, उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं प्रतिरोध के, वो हम लोग को समझना जरूरी है। तो जैसे साउथ अमेरिका में जो क्रिश्चियन चर्च उठा था वहाँ के डिक्टेटर्स के खिलाफ, तो हम लोगों ने क्रिश्चियन लिबरेशन थियोलॉजी का नाम सुना था, एक टर्म का नाम सुना था, क्रिश्चियन लिबरेशन थियोलॉजी। ठीक है, तो क्या आज़ादी के आंदोलन में वॉज हिंदू लिबरेशन थियोलॉजी, क्योंकि गांधी जी ने हिंदू धर्म का उपयोग किया था आज़ादी आंदोलन के लिए भी, तो वॉज द फॉर्म ऑफ हिंदू लिबरेशन थियोलॉजी, ये नेवर डिस्कस है। और मेरा कहना है कि अभी जो हम लोग पूरा इलाके में जो एक्सेस ऑफ रिलीजन बोलते हैं, पैलेस्टाइन, हिजबुल्लाह फ्रॉम लेबनान, सीरिया इज अ वेरी सेक्युलर कंट्री, इराक के जो फोर्सेज, ईरान एंड यमन, they are mainly Islamic and actually they are mainly Shia forces. There are Sunnis and Christians involved. तो क्या वो इस्लामिक लिबरेशन थियोलॉजी है, वो भी हमको सोचना होगा। ठीक है, नाउ पॉइंट इज छोटा हिस्ट्री का, लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री, कि 1917 में जो बाल्फोर डिक्लेरेशन आया था, बात ऐसी थी कि 1905 में खास करके ईस्टर्न यूरोप और रशिया में से जो जूस को निकाला जा रहा था, वहाँ से वो निकल कर फ्रांस और ब्रिटेन आ रहे थे। 1905 में लंदन के सड़कों पे दंगे हो गए थे कि भाई ये जूस जो हारे उनको हम लोग कैसे सबको, जो इमिग्रेंट्स का आज हम मुद्दा देखे कि हम लोग उनको कैसे समावेश करें। तो जो जाइनिस्ट थे, जूश जाइनिस्ट, उन्होंने ब्रिटेन को एक सोल्यूशन दिया कि हमको अलग देश हो और हम लोग जूस को यूरोप से निकाल देंगे। जिसका मतलब है कि पैलेस्टाइन का सवाल कोई पोस्ट हॉलोकॉस्ट मुद्दा नहीं है, फिर हॉलोकॉस्ट हुआ तो पैलेस्टाइन जाओ, ये उनका प्लान एक्चुअली 19वीं सदी का था। 1885 में तो वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी स्विट्जरलैंड में, बेसल में, और उसमें तय हुआ था कि हम लोग पैलेस्टाइन में हमारा देश बनाएंगे। 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी वो दौर था यूरोपियन साम्राज्यवाद का। यूरोपियन कॉलोनीज, ब्रिटिश कॉलोनीज, इटालियन कॉलोनीज, डच, स्विस, ये सब अपने अपने कॉलोनीज, जर्मन सब अपने अपने कॉलोनी बना रहे थे। तो जो यूरोपियन जूस थे उनका भी था कि हम भी अपना कॉलोनी बनाएंगे। तो युगांडा से लेकर अर्जेंटीना, ये सब देशों की चर्चा हुई थी, मेडागास्कर सबकी चर्चा हुई थी। ओके, तो उनको प्रेरणा मिली थी कि भाई जब यूरोपियन हमारे बंधु अपनी कॉलोनीज बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते। ओके, तो जो क्राइसिस थी, दो किस्म की क्राइसिस है। एक तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का क्राइसिस कि व्हाई इजंट जीसस कमिंग बैक, ये मैं 1850 की बात कर रहा हूँ, 1850 के दौर की बात, कि ईसा मसीह वापस क्यों नहीं आ रहे, उनको तो सेकंड कमिंग करना है, वो क्यों नहीं आ रहे। तो पहला शुरू होता है क्रिश्चियन जायनिज्म और उसके बाद आता है जूश जायनिज्म। ये क्राइसिस है जूश और क्रिश्चियन जायनिज्म दोनों की। कैथलिक वाला मामला नहीं है, उसमें प्रोटेस्टेंट मामला है, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स। ओके, तो उसमें से वो जो व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट जायनिस्ट है, उनमें ये बात आती है कि जीसस तभी आएंगे कि जब कुछ प्रोफेसीज जो पेंडिंग है वो लागू होगी। तो जूस को इजराइल में बसाना,
उसके बाद जूस को पैलेस्टाइन में बसाना जो इजराइल बनेगा, ठीक है, वहां का थर्ड टेम्पल बनाना जिसमें अलग से मस्जिद को तोड़ना। तो जब टेम्पल ऑफ सॉलोमन बनेगा तो जूइश मसीह आएगा और वो जूइश मसीहा होगा एंटी क्राइस्ट और उसके बाद क्राइस्ट आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। दिस इज ऑल दी पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन। दिस इज नॉट सम वेग थ्योरी कि वो फ्रेंच थियरी। ये थियरी को मानने वाले आज सत्ता में वॉशिंगटन में बैठे हैं, लंदन में बैठे, दिल्ली में बैठे, पेरिस में बैठे। ओके, तो आज जूस से ज्यादा अमेरिका में जूस से ज्यादा सपोर्ट क्रिश्चियन राइट विंग इवेंजलिकल्स का है इजराइल को। ओके, क्योंकि जो सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट है उसमें ये उनका मानना है कि ये सब होना चाहिए। तो ये एक एंगल है। दूसरा था कि सुएज कनाल का कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि इंडियन एम्पायर को उनको संभालना। तो उनका एक थानेदार बैठ जाता है उधर सुएज कनाल पे, मेडिटेरियन और रेड सी को गार्ड करने वाला। तो ब्रिटिश एम्पायर के जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है उसको सेफगार्ड करने के लिए उनको किसी को वहां बैठाना था, और तेल का तो मामला था। मतलब मेरा मानना है कि स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और धार्मिक ये तीनों साथ में चलते। ये बोलना कि खाली तेल का मुद्दा था जो वामपंथी धारा होती है कि सब कुछ इकोनॉमिक है, वो ट्रू नहीं है। धर्म और इकोनॉमिक रीजन से जो दोनों चल रहे थे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 होती है 1914-1917। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट जारी होता है कॉल्ड दी बालफोर डिक्लेरेशन, बराबर। जो फॉरेन मिनिस्टर थे बालफोर, उसने एक डिक्लेरेशन जारी किया 1917 में 2 नवंबर को कि हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट विल क्रिएट ए जूइश होमलैंड इन पैलेस्टाइन। वो लेटर किसको देते हैं? ब्रिटिश सरकार का लेटर जाता है रॉथशील्ड बैंकिंग फैमिली को। इट इज अ लेटर टू द रॉथशील्ड बैंकिंग फैमिली। रॉथशील्ड इज अ जूइश बैंकिंग फैमिली। दुनिया का सबसे ताकतवर इकोनॉमिक बैंकिंग फैमिली और आदमी रॉथशील्ड फैमिली है। तो आप सोचिए कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो सौदा होता है कि जूइश रॉथशील्ड फैमिली का ब्रिटिश सरकार को फंडिंग जाती है, तो उसके बीच में बहुत सारी दूसरी भी डील्स हुई होगी, मगर एक डील था पैलेस्टाइन का सौदा। तो 1917 के बाद, और 1917 में, क्योंकि 1917 के वॉर में जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर एक साथ होती, तुर्की और ये लोग ब्रिटेन फ्रांस एक साथ होते। तो सीरिया और लेबनान का जो इलाका है, सीरिया एक ही था, बाद में लेबनान बना उसमें से, जॉर्डन भी बाद में बना, और पैलेस्टाइन आ जाता है अंग्रेजों के हाथ में। और वो बाद में जूस को बुलाना करते। वो टाइम पे आबादी ये थी कि आई थिंक 80% वर मुस्लिम्स, 15% वर क्रिश्चियन एंड अबाउट 5% वर जूस। और वो लोग रह रहे थे 2000 साल से ज़्यादा से साथ में रह रहे थे। ओके, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये जूइश कॉलोनाइजेशन शुरू होता है। जमीन खरीदने की कोशिश करते हैं, यूरोप से पैसा आता रहता है, मगर 1940 तक 10% से ज्यादा जमीन वो लोग खरीद नहीं पाए। इतना पैसा आने के बाद भी वहां के जो किसान थे, पैलेस्टीनी किसान थे, वो अपनी जमीन उनको बेच नहीं रहे थे। फिर पॉइंट आता है कि 1933 में हिटलर सत्ता में आता है। 1933 में हिटलर सत्ता में आता है और जूस के खिलाफ और भी दमन शुरू होता है। पॉइंट ये कि क्या पैलेस्टाइन सोल्यूशन था कि और कोई सोल्यूशन हो सकता था? 1938 में अमेरिका एक मीटिंग बुलाती है EVN में, EVIN कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसको, फ्रांस में। ओके, वहां 33 देश आते हैं कि तब तक ऑस्ट्रिया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को ताबे में ले लिया था। जूस का हाल बहुत बुरा था। तो ये जूस जो 5.5 लाख थे जर्मनी वगैरह में, उसका कैसे कौन कितना अपने मुल्क में लेके जाएगा? कोई 500 बोल रहा था, कोई 1000 बोल रहा था, कोई 2000 बोल रहा था, कोई बोल रहा कि मेरे देश में जूस को भेजो मत। तो सिर्फ 5.5 लाख लोग को समावेश करने की बात थी, मगर उनको किया नहीं गया 1930 में। और 1939 में बाद में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है, ठीक है। उसी दौरान एक्चुअली 1936 के आसपास ही ज़ायनिस्ट जूस और हिटलर के बीच में एक समझौता होता है। इट इज कॉल्ड द हवारा अग्रीमेंट। हवारा कि भाई ठीक है, हम लोग जाने के लिए तैयार है, ओके, और इसका सोल्यूशन क्या है? तो हिटलर एक्चुअली फंड्स जूस सेटलिंग इन पैलेस्टाइन।
कि जूस की प्रॉपर्टी है वो सेफ रहेगी, आप हमारे ताबे में दे दो, आप पैलेस्टाइन जाओ, हमको आपको रिलीज करते रहेंगे। तो हिटलर और ज़ायनिस्टों में एग्रीमेंट होती है, जो ये लोग नहीं बताएंगे आपको, कि हिटलर हेल्प देम टू सेटल इन पैलेस्टाइन। ठीक है, बाद में 39-45 का वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, हिटलर हार जाता है, और हिटलर हार जाने के बाद यूरोप सेफ हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा तो यूरोप अभी नेटो और इन के हाथ में। तो बचाने की जरूरत क्या थी ये यूरोपियन जूस को पैलेस्टाइन में? वो तो फ्राइंग पैन टू द फायरिंग आ गए, जब से यहाँ जंगी जंग चल रही है, क्योंकि उनका कर्तव्य भी ऐसा है कि हम ही दादा इस इलाके के, हम सबको मारेंगे, पीटेंगे, अपनी जमीन लेंगे, वगैरह वगैरह। ओके, तो जो सोल्यूशन वर्कआउट हुआ उससे तो पूरी दुनिया संकट में आ गई है। अभी मैं 2 टर्म्स पे पहले बात करेंगे कि ये ज़ायनिज़्म क्या चीज़ है। सब लोग बात करते हैं आजकल उसके बारे में, अगर है क्या वो। ठीक है, क्योंकि एक बार मुझे याद है पब्लिक मीटिंग में मैंने ज़ायनिज़्म का जिक्र किया था, तो उतरने के बाद एक समाजवादी साथी बोल रहे कि फिरोज आपको जैनिज्म से क्या दिक्कत है? मैं बोला भाई मैं जैनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़ायनिज़्म की बात कर रहा हूँ यार। तो ठीक है, तो इधर एट दैट स्टेज आई थिंक अबाउट 20 ईयर अगो इन आवर कंट्री के ज़ायनिज़्म नाम की चीज़ की कोई बात भी नहीं कर रहा था, मगर आज का जो स्वरूप है साम्राज्यवाद का वो ज़ायनिज़्म है, वो भी बात होगी। तो ज़ायनिज़्म का एक सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज द नेशनल मूवमेंट ऑफ ए माइनॉरिटी ऑफ आश्केनाज़ी यूरोपियन जूस टू क्रिएट अ होमलैंड इन पैलेस्टाइन। में बता रहा है कि नेशनल मूवमेंट ऑफ ए माइनॉरिटी ऑफ यूरोपियन आश्केनाज़ी जूस टू क्रिएट अ होमलैंड इन पैलेस्टाइन। मतलब एक यूरोपियन जूस की मूवमेंट थी और माइनॉरिटी थे वो तब भी, कि पैलेस्टाइन में उनका एक देश स्थापित हो। नाउ वाई पैलेस्टाइन? अगर तेल की बात थी तो अर्जेंटीना, वेनेजुएला तो सबसे ज्यादा तेल तो वेनेजुएला में भाई, और आपको वहां इतना जरूरत भी नहीं होता, आप आराम से बसा हो जाते, अफ्रीका में बच जाते, मैडागास्कर में बच जाते, पैलेस्टाइन ही क्यों? और उसका पूरा धर्म का आधार। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अध्ययन किया ओल्ड टेस्टमेंट का, जिसको क्रिश्चियन ओल्ड टेस्टमेंट बोलते हैं, जो उसको न्यू टेस्टमेंट को मानते नहीं है, उनको बोला ये अपनी किताब है। क्रिश्चियन दोनों किताबों को मानते हैं। ठीक है, और मुसलमान उसको पीपल ऑफ द बुक बोलते हैं। मुसलमानों को ज्यादा पता नहीं कि वो ओल्ड टेस्टमेंट में क्या बकरा है पूरा। ठीक है, ओल्ड जो जूइश प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ चोजननेस। चोजननेस का मतलब है कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एक राइटर है लॉरेन जोएन है, एक फ्रेंच राइटर है, वो बहुत, उसका विश्लेषण बहुत ही कमाल का है, उससे ज्यादा समझने वाला इस इशू को मैंने देखा नहीं। तो उनका बोलना है कि ये लोग क्या बोलते हैं कि योर गॉड एंड माई गॉड इज वन, तुम्हारा भगवान और मेरा भगवान एक ही है, मगर वो भगवान ने मुझे चुना है। ठीक है, तो ये जो चोजन पीपल ऑफ गॉड वाला कंसेप्ट है वो है बहुत ही सुपरनेसिस्ट, कि हम, और वो क्लियर कर बोलते हैं, आप रबाइस का स्टेटमेंट देख लो, वो भी तो भरपूर है सोशल मीडिया में, कि जो नॉन जूस है वो इंसान है ही नहीं, वो सब ह्यूमन्स है, उनका सोल एनिमल सोल है, ह्यूमन तो हम लोग है। एक क्रिश्चियन पादरी के साथ एक जू बात कर रहा है, तो वो क्रिश्चियन बोलता है हम तो जीसस को पूछते हैं, तो बोलता है कि तुम जैसे जीसस को पूछते हो, जो वो भी यहूदी था, तो हर यहूदी को तुमको पूछना चाहिए। यहां तक कि सुप्रीमिज्म की बात उनके दिमाग में। तो हम भी सुप्रीम हैं और हमको भेजा गया है दुनिया पे राज करने के लिए, ये उनके धर्म ग्रंथों में क्लियर है, वो उनके दिमाग में घुस चुकी है बात। ओके, और आज का दौर आप देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में इन्हीं का राज है। ये कोई 2 पार्टी सिस्टम नहीं है। ब्रिटेन, अमेरिका में 1 पार्टी है, डेमोक्रेट रिपब्लिकन, दोनों को फंड यही करते हैं। शेल्डन एडिसन कमला हैरिस को $100 मिलियन देंगे, और ये जो मेरियम एडिसन, जो एडिसन फैमिली की जो विधवा है शेल्डन एडिसन की, वो $100 मिलियन कम को देगी, और हाइम सबान जो डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो तो $100 मिलियन कमला हैरिस को देंगे। दोनों घोड़े पे उन्होंने अपना पैसा लगाए रखा है, जो जीता वो हमारा ही है। ठीक है, तो पैसा एक तरीका है, और जो मैं आपको सुबह बता रहा था कि उनको ब्लैकमेल करके ये पूरा सिस्टम को कंट्रोल किया है। खास करके ये जो सेक्स वीडियो टेप्स है, और आपने अगर पढ़ा नहीं है तो जेफरी एप्स्टाइन के बारे में पढ़ लो। एक मोसाद का पूरा ऑपरेशन अमेरिका में चलता है आज भी, जिससे वहां के
बॉलीवुड स्टार, वहाँ के मीडिया, वहाँ के कॉर्पोरेट, वहाँ के सेनेट, वहाँ के कांग्रेसमैन, सबके वीडियोस बन चुके हैं। जेफरी एप्स्टाइन का बड़ा मेंशन है मायामी में, और वहाँ उनका प्राइवेट जेट भी है। उसमें बिल क्लिंटन बोलो, बिल गेट्स बोलो, ट्रम्प बोलो, सब उसमें हो चुके हैं, और वो सब चाइल्ड प्रोसिक्यूशन रैकेट्स चलते हैं। तो ये अलग अलग तरीकों से ये पूरे अमेरिकन सिस्टम को उन्होंने, कीर स्टेमर भी उसी बैकग्राउंड का, जेरेमी कॉर्बिन को काउंटर करके लाया गया, मैक्रोन भी रॉथशील्ड बैंकिंग फैमिली का ही प्रोडक्ट है। तो इस तरह से उन्होंने पूरा, और जर्मनी तो आउट ऑफ कंट्रोल है पूरा, मतलब जर्मन इतना प्रो इजराइल है कि पूछो मत। ओके, तो इन दैट सेंस दे आर कंट्रोलिंग द फाइनेंसेस ऑफ द वर्ल्ड। आज दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो ब्लैक रॉक है, उसका वैल्यूएशन $11.5 ट्रिलियन है। सीईओ इज जूइश, ऑल द डायरेक्टर्स आर जूइश। तो हम लोग जैसे जैन पूंजीवाद की भारत में बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सरकार को जूइश कैपिटल की बात करनी पड़ेगी। और जो गेनाडी ज़िगनोव है कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने तो 2004 में ही रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के जो चीफ है, आज उनकी उम्र 80 है, तो उन्होंने ज़ायनिस्ट कैपिटल की बात 2004 में कर ली थी, मगर कभी उसको वैसे नहीं। तो वर्ग और पूंजी का रिश्ता होता है, तो वैसे ही धर्म और पूंजी, जाति और पूंजी, सबका विशेषण होना चाहिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ओके, तो 1917 के बाद और 1930s तक, और खास करके हिटलर आने के बाद बड़े पैमाने पे जूस आने लगे, और फाइनली उनकी आबादी 33% तक हो गई थी। 5% थी, 33% हो गई, पूरा समाज में इम्बैलेंस हो गया। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और हॉलोकॉस्ट हुआ, कितने मरे वगैरह वगैरह, कैसे मरे तो सही जूस, मगर 22 मिलियन रशियंस भी मरे, स्लैविक और पोलिश और हंगेरियन और सब कुछ मरे। उन्होंने अपने मरने का कोई धर्म नहीं बना दिया, जैसे जूस ने बना दिया, हॉलोकॉस्ट का अपने धर्म ही बना दिया। और पूरे यूरोप और अमेरिका में उन्होंने गिल फैला दी कि तुमने मारा, भी हम लोग को जो करना करेगी। अरे भाई, मारा कैसे, उनका करो, पैलेस्टाइन और एशिया में आकर तुम क्या करोगे। ओके, तो फाइनली ये बात आई कि इस देश का बंटवारा करो। भारत और पाकिस्तान की बंटवारे की बात चल रही थी, तो वो 2 देश बने धर्म के आधार पर, और पैलेस्टाइन और इजराइल का भी बंटवारा करके 2 देश बना लिए धर्म के आधार पर। जो यूनाइटेड नेशंस की कमेटी बनी, आप याद रखें कि वो टाइम पे यहूदी आबादी थी 33%। तो जो यूनाइटेड नेशंस की कमेटी बनी, वो 33% लोग को उन्होंने 56% जमीन दे दी, और जो 67% थे उनको 44% लैंड दे दी। तो हाउ वो कैसे अग्री करते। और तब भी पैलेस्टाइन का बोलना था कि एक ही राष्ट्र बने, एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनेगा, उसमें इलेक्शन होंगे, 1% 1 वोट, ऐसे करते रहे। तो लोग की तैयारी थी। तो 47-48 में जंग हो गई, और 78% लैंड ये लोग ने हड़प ली। ठीक है, और आप समझ लीजिए कि पैलेस्टाइन के साथ लगभग कोई भी नहीं था। जॉर्डन का राजा भी ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में था, और ये जितने कंट्रीज थी अभी भी आज़ाद हो गई, तो किसी के पास कोई खास आर्मी वगैरह थी नहीं। अभी जॉर्डन का राजा होने के रोश में वो क्लेम करता है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली में से आता है, मगर उसके करतूत आप देखें। ओके, तो 47-48 में, मगर आप समझ लीजिए कि जो यूनाइटेड नेशन वोटिंग हुई, इंडिया ने तो उसके विरोध में किया था। अगर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इंक्लूडिंग यूएसएसआर, वो टाइम पे इजराइल के साथ खड़े हुए, ये चारों जो ताकतवर थे, तो पैलेस्टाइन के पास कुछ खास था नहीं। यूएसएस का पोजीशन ऑफकोर्स बदला बाद में, मगर तब तो वो साथ में थे। जो एडवांस वेपन्स आए, एक्चुअली वो चेकोस्लोवाकिया से आए थे। जो इट वाज एन एडवांस यूरोपियन कम्युनिटी अगेंस्ट लोकल पेजेंट कम्युनिटी, जिसके बीच में एक अनइक्वल वॉर हुई और पैलेस्टाइन हार गए। तब की आप स्ट्रेटेजी देखोगे कि उन्होंने नरसंहार किए और लोग वहां से भागे। इस बार नरसंहार उससे भयंकर हो रहा है, लोग निकलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो समझ गए कि जो हम लोग निकल गए थे वो 48 और 67 में वापस आ नहीं पाए। तो 12 मिलियन की आबादी पैलेस्टाइन की दुनिया में, जिसमें 7 मिलियन आर इन हिस्टोरिक पैलेस्टाइन एंड 5 मिलियन आर आउटसाइड, लेबनान में, जॉर्डन में, इराक में, यहाँ वहाँ दुनिया भर में वो लोग है। तो 12 मिलियन की आबादी है, जूस की भी ग्लोबल आबादी 12 मिलियन है। ओके, तो बंटवारे के बाद गाजा भी मतलब चला गया था। एक्चुअली 67 में गाजा गया, तो 48 तक तो गाजा और वेस्ट बैंक जॉर्डन के ताबे में रहे थे। मगर बाद में 1967 में एक वॉर होती है, 6 डे वॉर, आपको पता है। 6 दिन के अंदर इजराइल ने 4 अरब देशों को निपट लिया, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन,
वगैरह वगैरह सबको 6 दिन के अंदर तक, आज 1 साल हो गया, ज़्यादा नहीं ले पा रहे। तो वो चेंज देखे कि 1917 में चालू हुआ, वो अभी का मामला आ रहा है। क्योंकि इनके टेक्स्ट में और भी लिखा है, जो इनका तोरा है ओल्ड टेस्टमेंट जिसको, कि इजराइल फ्रॉम द नाइल टू द यूफ्रेटिस, ग्रेट इजराइल, जैसे आतंकवाद का मामला चलता रहता है, ठीक है, वैसे ये इजराइल फ्रॉम द नाइल इन इजिप्ट टू द यूफ्रेटिस इन इराक, क्लियर कर बोले कि लेबनान भी हमारा है, सीरिया भी हमारा है, जॉर्डन भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, क्लियर कट धर्म के आधार पर भी बात करे वो लोग। और जो सेक्युलर जायनिस्ट है वो भी धर्म के आधार पर ही बात करते हैं, ठीक है। और ये डे वन से कोई नई बात नहीं है कि सेक्युलर जान में बोलेगा मैं भाई ज्यादा धार्मिक हूं नहीं, मगर इतना तो है कि गॉड ने हमको ये जमीन, जैसे गॉड को उन्होंने कोई रियल एस्टेट एजेंट बना दिया है कि भाई जमीन तो उसने दी है और ये मेरी प्रॉपर्टी है। 1964 में यासर अराफत खड़े होते हैं और उसके माध्यम से पैलेस्टाइन राष्ट्रवाद खड़ा होता है, क्योंकि अरबों के लिए तो लगभग एक चैप्टर खत्म हो गया था कि भाई यहाँ कुछ होना नहीं है, चुपचाप बैठो, ओके। मगर 1964 में यासर अराफत खड़े होते हैं, अल फतह बनती है और वहाँ से एक रेजिस्टेंस का स्वरूप चालू होता है। 67 डे वॉर के बाद, 1967 के वॉर के बाद तो और भी कटिंग, क्योंकि वेस्ट बैंक, गाजा सब कुछ चला जाता है और पैलेस्टाइन लगभग खत्म हो जाता है, ओके। ऐसे ही चलता है, मगर उसके बाद 87 में पहला इंतफादा आता है, 1987 में, आपको याद होगा कि, और वो अहिंसक आंदोलन खड़ा हुआ था। आई थिंक 9 दिसंबर 1987 में ये पहला इंतफादा खड़ा हुआ, और तब तक जो पैलेस्टाइन का था ये आतंकवादी है, बम फोड़ते वगैरह वगैरह, मगर 1987 में जो जन आंदोलन खड़ा हुआ, औरतें, बच्चे, स्टूडेंट्स, यूथ, उसमें वो लगातार चलता रहा और इजराइल का पूरा इमेज खराब हो गया था और पैलेस्टाइन का एक अलग इमेज दुनिया में बन गई थी। उसी के आधार पर ऑस्लो अकॉर्ड बने, बराबर, 1990 में। मगर उसके पहले यासर अराफात ने 1988 में ये मान्यता दे दी कि 2 राष्ट्र बनेंगे, हम लोग इजराइल को रिकग्नाइज करते हैं, 2 राष्ट्र बनेंगे 1967 के बॉर्डर्स पे, रेजोल्यूशन 242, ठीक है। मतलब आप सोचो कि पैलेस्टाइन ने इतना बड़ा त्याग दे दिया कि जो उनकी 78% जमीन चली गई थी 1948 में, हम लोग वो पूरा छोड़ रहे, जो 1967 में लिया वो हम लोग को खाली हमारा 22% दे दो, जिसका मतलब है कि ईस्ट जेरूसलम, गाजा और वेस्ट बैंक इतना दे दो, हम लोग ये इजराइल को मान्यता हम लोगों ने दे दी है। जो ऑस्लो अकॉर्ड बने बिल क्लिंटन के टाइम पे, कि 1990 में इराक वाला वॉर हुआ, ठीक है, और उसमें बुश ने कहा था कि ठीक है वॉर में अरब हमको सपोर्ट करे, हम लोग पैलेस्टाइन का सोल्यूशन लाएंगे, तो सब अरब लग गए उनके साथ सद्दाम को लेकर। ऑस्लो इन प्रिंसिपल अच्छा डील था कि लैंड फॉर पीस के, हम लोग हमारा रेजिस्टेंस अभी बंद करें, आप हमको हमारा ज़मीन दे दो और बाद में देयर बी पीस बिटवीन अस। मगर इट वॉज वेरी बैडली निगोशिएटेड बाय यासर अराफात। इज़्ज़त रबीन और यासर अराफात को नोबेल प्राइज दिया गया था। अराफात को आतंकवादी बोलते थे, बाद में उसको दे दिया। मंडेला को भी आतंकवादी बोलते ही थे, 2008 में उससे आतंकवाद का लेवल हटा दिया था अमेरिका में, ओके। वो निगोशिएशन में यह था कि भाई 99 पैलेस्टाइन बनेगा, मगर अराफात को आउटसोर्स कर दिया सिक्योरिटी का काम, कि जो भी प्रतिरोध के फोर्सेस है उसको संभालने का काम तुम्हारा है, तुम हमारा काम करोगे। तो अराफात बन गए उनके सिक्योरिटी ऑफिसर। तो 99-2000 तक अराफात ने ये सब किया। वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स बनते गए। अराफात बोल रहे भाई हो क्या रहा है यार, तुमने मुझे काम दिया है, मैं पकड़ पकड़ लोगों को जेल में डाल रहा हूँ, मैं अनपॉपुलर हो रहा हूँ और तुम तो तुम्हारा काम करते जा रहे हो। क्योंकि इज़्ज़त रबीन और अराफात की जब ये हुई थी, दोनों ने साइन किया था, तो 94 में इज़्ज़त रबीन जो प्राइम मिनिस्टर थे उसको उड़ा दिया था, उसको असाइड कर दिया। तो वो आखिरी आदमी था जो कुछ दे सकता था। उसके बाद एरिल शेरॉन, नेतन्याहू, ये जो पूरी एक्सट्रीम राइट विंग परंपरा है वही सत्ता में रहती है। फाइनली अराफात को बिठाया गया कैंप डेविड में बुलाया गया था। एहूद बाराक जो लेबर पार्टी के थे प्राइम मिनिस्टर, और बिल क्लिंटन और अराफात के सामने जो डॉक्यूमेंट रखे गए, उन्होंने कहा कि अभी तक जितने यूनाइटेड नेशंस के एग्रीमेंट है वो आप भूल जाओ, यूएन रेजोल्यूशन, ये इंटरनेशनल लॉ, ये भूल जाओ, अभी जो साइन होगा वो फाइन होगा। अराफात बोला मैं नहीं करूंगा, ये पूरा सुसाइड का मामला है, मेरा देश खत्म हो जाएगा।
दूसरा अराफात को कहा दूसरा जो अराफात को कहा कि जो ईस्ट जेरूसलम है वो आपका कैपिटल नहीं रहेगा, आपको एक छोटा गांव है अबूदीस, मतलब लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर एक गांव है, वो तुम ले लो, वो तुम्हारा कैपिटल बना लो। अराफात ने बोला वो नहीं होने वाला। तीसरा उसके टेबल पे मैप रखा गया कि ये वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक के अंदर हमारे सेटलमेंट्स रहेंगे, उसको तो मान्यता दे लो। अराफात ने तीनों चीज को ठुकरा दी। उसके बाद अराफात को आतंकवादी वापस घोषित किया गया और रमाला जो उनका वर्किंग कैपिटल है वहाँ अराफात को ऑफिस में बंद कर दिया गया और 2004 में उसको पॉइजन देकर उसको मारा गया। अराफात वॉज द लास्ट सिंबल ऑफ पैलेस्टीनियन सेक्युलर नेशनलिज्म। अभी भी एक सिंबल है मारवान बारगूती, जो मैं मानता हूँ कि आज का नेल्सन मंडेला है। वो लगभग 22 साल से जेल में है, वो फतह के लीडर है और मार्क्सिस्ट लीडर है। तो आज भी पैलेस्टाइन में एक लीडर है जो सेक्युलर राष्ट्रवाद को रिप्रेजेंट करता है, और अगर वो इलेक्शन में खड़ा होता है तो वही जीतेगा। अगर वो जेल में भी है ना, अगर इलेक्शन हुए तो आज भी मारवान बारगूती जीतेगा। और 3 दिन पहले की खबर है कि मारवान बारगूती को बहुत ही मारा है वो लोगों ने जेल में, मतलब इतना मारा कि रिब्स टूटे हैं, फ्रैक्चर हो गया है बहुत। मगर आज के नेल्सन मंडेला मारवान बारगूती है। 27 साल थे नेल्सन मंडेला जेल में और एक सिंबल बन चुके थे, वैसे मारवान बारगूती को सिंबल है। ओके, 2002 में दूसरा इंतिफादा होता है, उसमें मारवान बारगूती पकड़े गए थे। इट वॉज कॉल्ड द अल-अक्सा इंतिफादा। एरियल शेरॉन इलेक्शन के पहले अल-अक्सा मस्जिद जाते हैं, बोलते कि ये मस्जिद टूटेगी और हमारा टेम्पल ऑफ सॉलोमन बनेगा। तो पूरा पोलराइजेशन होता है, एरियल शेरॉन जीत कर आ जाते हैं। 2004 में इंडिया आते हैं एरियल शेरॉन, हम लोगों ने बहुत बड़ा विरोध भी किया था उसका। मगर एरियल शेरॉन ये नेतन्याहू और ये जो पूरी धारा है उसके वो एक उसी किस्म के कट्टर यहूदी है। ओके, 2004 के बाद अराफात के दूसरा इंतिफादा शुरू होता है। उसमें अहिंसक प्रतिरोध और बंदूक प्रतिरोध दोनों होता है। वो क्रश हो जाता है, फिर हो जाता है, खत्म हो जाता है। 2005 में गाजा से इजराइल विड्रॉ होता है। वहां के प्रतिरोध के कारण वो गाजा को सस्टेन कर पाते, गाजा से निकलते। उसके पहले सन 2000 में 18 साल के संघर्ष के बाद लेबनान से हारकर इजराइल निकल जाता है। कोई हिजबुल्लाह था नहीं, कोई हमास पहले था नहीं। हमास भी बना 87 में, हिजबुल्लाह भी बना 82 के बाद जब लेबनान में हमला हुआ। तो 18 साल की जो ऑक्यूपेशन थी उसको हटाने के लिए हिजबुल्लाह लड़ा, वो आज़ाद हुए। हमास बना। हमास की शुरुआत थोड़ी कट्टर मुस्लिम हो सकती है, मगर होते होते वो लोग ने काफ़ी अपने आप को एक मेच्योर मतलब एक इंक्लूसिव सोसाइटी का एक कैसे हो सकती है वो हमास का मैंने देखा। मैं क्योंकि मैं इस्माइल हानी को खुद मिल चुका गाजा जाके, हम लोगों ने एक पब्लिक मीटिंग की इस्माइल हानी के साथ गाजा में जाके। ओके, और अभी भी जो लीडर बने, मैं कभी सैयद हसन नसर को मिल नहीं पाया, मगर अभी जो शेख नईम कासिम बने उसको भी मैं मिल चुका, हमारी टीम मिल चुके बेरूत में। राइट, 2005 और 6, 2005 में गाजा से विड्रॉल, फिर 2006 में वापस इजराइल का बड़ा हमला होता है लेबनान पे। 34 दिन की जंग के बाद इजराइल की 20,000 की आर्मी निकल जाती है। उनके अमेरिका टैंक्स उड़ाए जाते हैं, उनकी नेवल शिप्स को उड़ाया जाता है और पता चलता है कि हिजबुल्लाह तो कुछ कमाल का फोर्स है, यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि 2007 में सीरिया को इस जंग से अलग करने की कोशिश होती है। जो असद को डिक्टेटर आज ये लोग बोल रहे हैं, मर्डर है, डिक्टेटर है, ये वो है। प्रेसिडेंट बशर असद को पेरिस बुलाया गया था और उसको एक मॉडर्नाइजर बोला गया था कि वो वेस्टर्न सोसाइटी के साथ कैसे मिलजुल कर सीरिया आ सकता है। मगर ये था कि तुम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना बंद करो, ईरान से अलग हो जाओ, हमास को हटा दो, फतह को हटा दो, क्योंकि ये सब ज़्यादा करके दमिश्क में रहते हैं। मगर असद माने नहीं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि सीरिया में एक वॉर बनाने की वो लोग साजिश बना देते हैं 2011-12 में। आईसिस, अलकायदा ये सब आ जाता है। ओके, उसके पहले लिबिया में गद्दाफी को हटाया जाता है। ओके, और उसके पहले अफगानिस्तान इराक की जंग हो जाती है। तो 2011-12 में हम उसी टाइम पे समझ में बात आ रही थी कि अभी अमेरिका का डाउन स्लाइड चालू हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान में वो लोग दलदल में फंस चुके हैं। इराक में सद्दाम को हटा के एक्चुअली वो लोगों ने ईरान को मजबूत कर दिया। आई डोंट नो व्हाट इजराइल वाज थिंकिंग कि अगर सद्दाम निकलता है तो वहाँ शिया सत्ता में आ जाता है, क्योंकि वो मेजोरिटी में है, और अगर शिया सत्ता में आता है तो ईरान के साथ वो अलायंस में आ जाएंगे। तो ये तो इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी ये लोग की। अगर सद्दाम को फंसा के रखते या इकोनॉमिक सैंक्शन वगैरह वगैरह तो अलग बात थी,
मगर हटाने के बाद तो इराक हैज बिकम पार्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, सो वो स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ी गलती होगी। दूसरी जो बड़ी गलती होगी कि सीरिया पे अटैक करके रशिया पिक्चर में आ गया, जो कभी पिक्चर में अपने इलाके से बाहर नहीं निकला था। तो जो ईरान और रशिया का जो इतिहास रहा बहुत अच्छा तो रहा नहीं उनका इतिहास, मगर जब सीरिया का नंबर आता है तो 2015 में ईरान इनवाइट्स रशिया इनटू सीरिया। तो ईरान और रशिया का जो अलायंस है वो इतना मजबूत है कि वो दूसरी स्ट्रेटेजिक गलती हो गई इजराइल और अमेरिका से, ठीक है। उसके दौरान हम लोग देखेंगे कि अफगानिस्तान से निकलना, इराक में भी कुछ खास वो लोग कुछ कर नहीं पाए, ओके, मतलब निकलना है, कुछ हजार एक प्रूफ से अभी भी बहुत क्राइसिस है इराक में। और यमन की वॉर उन्होंने 2014 में शुरू की। यमन में भी सऊदी ने एक पूरा इस्लामिक नेटो बना दिया, 34 मुस्लिम कंट्रीज को जोड़ा यमन को हमला करने के लिए, ओके। 2014 से लगातार वो 9 साल वो जंग चलती रही और उसमें से सना में अंसारुल्लाह हुती सत्ता में आ गए और आज वो एक पूरी ताकत है, सरकार है, रेगुलर आर्मी है जो पैलेस्टाइन और ईरान और ये पूरे एक्सिस के साथ खड़ी है। तो अफगानिस्तान में वो बहुत बड़ी शिकस्त पाए। इराक और सीरिया में स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ी ब्लंडर उनसे हो गए। अफगानिस्तान से जो विड्रॉल था वो शेमलेस का विड्रॉल। तो हम लोग देख रहे थे कि ये सब होते होते वो पूरे संकट में जा रहे, मगर हम लोग बाद में देखते हैं कि 2014 में वो लोग ने एक संकट पैदा कर दी यूक्रेन में, रशिया को टारगेट करते हुए। ताइवान के माध्यम से वो लोग लगातार चाइना को टारगेट कर रहे हैं। मेरा बोलना है कि भाई तुम लोग अफगानिस्तान को नहीं हरा पाए 20 साल की जंग के बाद, ये तुम रशिया और इराक ताइवान वगैरह क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ओके। तो जो नियो कॉन्जर्वेटिव माइंडसेट है विद इन अमेरिका कि भाई हमको दुनिया पे राज करना है, जो करना है हम लोग कर लेंगे, ओके। देन वी कम टू द करंट क्राइसिस इन गाजा, ओके। हम लोग 2010 में कारवा लेकर गए थे क्योंकि जब गाजा आजाद हुआ 2005 में, मगर तुरंत उन्होंने पाबंदियां डाल दी। वो 35 बाय 12 किलोमीटर का एक छोटी पट्टी है, गाजा पट्टी बोलते हैं, 35 किलोमीटर 12 किलोमीटर, ये छोटी पट्टी है। उसको चारों जगह से घेर दिया है, कितना खाना जाएगा कितना क्या होगा वो सब कंट्रोल था मामला, ओके। तो 17 साल के बाद लोगों ने उठाव किया उधर कि भाई ये आप सोचो कि आपके लगतों में, आप छोटे इलाके में आपकी आबादी को सारा 17 साल बंद किया होगा, बॉम्बिंग होती है, ड्रोन आता है, इसको मारो उसको मारो, कुछ भी चलता रहता है, तो कभी ना कभी तो उठाव होना था, ओके। नाउ आई कम टू दी 7 अक्टूबर मैटर। ये उठाव क्यों हुआ, उसके कुछ कारण थे, ऐसा ही कोई पागल वाला मामला नहीं था कि चलो भाई कुछ कर लो आज। उसके 5 मेजर कारण है, ठीक है। इट इज अगेन कॉल्ड दी अलक्सा स्टॉर्म, अलक्सा तूफान, क्योंकि हर 2 हफ्ते ये जो अभी सरकार है खास करके नेतन्याहू की, जिसमें बेनगवीर स्मोट्रिच वगैरह है, ये अल्ट्रा कट्टर लोग हैं। सीधा बोलते हैं नरसंहार करो, बच्चों को मारो, पानी बंद करो, इनको पूरी की पूरी आबादी को हटाना चाहिए। 1948 में गलती हो गई कि 15 लाख उनकी आबादी थी, खाली 7.5 लोग को हम लोग निकाले, तभी 15 लाख लोग को निकाल देते, तो ये सब मामला अभी हम लोग को करने नहीं पड़ता, खुलेआम ये सब बातें हो रही है, ओके। तो 7 अक्टूबर को जो हुआ उसका नाम है अलक्सा, क्योंकि हर 2 हफ्ते अलक्सा मस्जिद पे लोग अटैक करते हैं। और क्यों करते हैं, अगेन रिटरेट, अलक्सा मस्जिद टूटेगी, वहां जूस अपना 3rd टेम्पल ऑफ सोलोमन बनाएंगे, उसके बाद जूइश मसीह आएगा, ठीक है, जो दुनिया पे राज करेगा। क्रिश्चियंस का बोलना है कि वो जो जूइश मसीह होगा वो होगा, उसके बाद उसको बोला जाएगा तुम सब कन्वर्ट करो, नहीं तो ईसा मसीह सबको मारा लेंगे। तो ईसा मसीह जो प्रॉफिट ऑफ लव एंड कंपैशन एंड मर्सी है, उसको भी क्रिश्चियन जायनिस्टों ने मास मर्डर बना दिया। धर्म का जो क्राइसिस है अभी, इंक्लूडिंग इस्लाम, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, ये सभी धर्मों का अलग अलग लेवल करता है, मगर सबसे बड़ा क्राइसिस है जूडाइज्म का, जिसको से बातें आती है। क्रिश्चियनिटी की क्राइसिस हमको नहीं दिखती, ना जूडाइज्म की क्राइसिस दिखती, हमको हिंदू और मुसलमान की क्राइसिस दिखती नहीं, यही मीडिया रिपोर्ट करती है, और वो हम लोग से ज्यादा बदतर है। द वेस्टर्न क्रिश्चियन जायनिस्ट एंड जूइश जायनिस्ट आर क्रेजर देन आवर ओन एक्सपीरियंस। हमारे एक्सपीरियंस कोई थर्ड वर्ल्ड के चक्कर में नहीं है, जो भारत में जो हो रहा है ये जो है वो कुछ और ही लेवल पे, न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर बैठे हैं। जो 1-1.25 साल से भी जो वॉर चल रहा है, बाइडेन की सरकार नहीं की है और ट्रंप को कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ तो कोई चॉइस नाम की चीज है ही नहीं, ओके। तो नंबर 1 कारण अलक्सा, नंबर 2 कारण इब्राहिम अकॉर्ड्स को खत्म करो, उसमें वो सफल हुए। अभी
सऊदी ने बोल दिया कि जब तक पैलेस्टाइन का रिजल्ट नहीं, सोल्यूशन नहीं आएगा, मैं कोई साइन बाइन नहीं करने वाला। तो उसमें वो सक्सेसफुल रहे। तीसरी बात है कि हम लोग जब गाजा गए थे तो 1948 से अभी तक ये लोग की आबादी में जो 5 मिलियन लोग हैं, उसमें से 1 बिलियन पीपल जेल में हो चुके हैं। जो 7 मिलियन पीपल है और 5 मिलियन इन दिस थिंग, तो 10 लाख लोग तो जेल में आ जा चुके। तो वहां बहुत इमोशनल इशू कि घर घर से कोई ना कोई उनके इजराइल के जेल में, और सब पॉलिटिकल प्रेजर है, कोई बटवा काटने के लिए वगैरह सब पॉलिटिकल प्रेजर, सब स्वतंत्र डांस करना नहीं है। इनफैक्ट 2 दिन पहले हारिस के जो लंदन के एडिटर है, उसने ये बोली दिया कि ये जो पैलेस्टाइन फ्रीडम फाइटर है, अभी वहां भी समझ आ रही है कि भाई कोई आतंकवादी नहीं है, सब फ्रीडम फाइटर है। हमने बच्चों को, इराकी सोल्जर किलिंग बेबीज इन हॉस्पिटल एंड ऑल दैट। तो ये वेस्ट का स्टाइल ही है कि तुरंत पहले मीडिया से ब्लास्ट करते हैं, पूरा माहौल बना देते कि देखो ये कितने क्रूर लोग हैं, कितनी बारबारिक है, हमारे बच्चों को मारे, औरतों का बलात्कार हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब चालू हो गया था। और हमारे जैसे लोग भी हमारे आतंकवादी ऐसे बोल रहे हैं। जिन मीडिया पे हमको वैसे ही भरोसा नहीं है, मगर जैसे ऐसी खबर आती है तो वो पूरा मीडिया पे हम लोग वही मानसिकता में फंस जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत काम हुआ है 7 अक्टूबर को एक्सपोज करने के लिए। इसमें जो लीडिंग जर्नलिस्ट है मैक्स ब्लूमेंथॉल, एक अमेरिकन जूइश जर्नलिस्ट है जिसकी शादी अरानिया पारम्पल से हुई है, जो एक इंडियन लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट है, इंडियन अमेरिकन है। वो बहुत कमाल की बात है। दूसरे लोग ने भी बहुत लिखा है। जहां तक 40 बच्चों की कहानी है, वो तो CNN ने माफी मांग ली। बाइडेन ने बोला मैंने तो फोटो देखा है, कोई फोटो था नहीं, कभी हुआ ही नहीं था। ओके, तो 40 बच्चों की कहानी तुरंत कुछ दिनों के अंदर खत्म हो गई थी, मगर तब तक नुकसान बहुत हो गया था, क्योंकि जब किलिंग चिल्ड्रन, बॉम्बिंग हॉस्पिटल्स, तब तक वो पूरा एक नफरत का माहौल दुनिया में इनके खिलाफ बना दिया था। फिर ये बलात्कार की बात आती है। आप मानोगे नहीं इस बात को, मगर जब यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी गई, और विमेन्स कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कि जो विक्टिम्स है उनसे हमारी बात करवा दो, तो नेतन्याहू सरकार ने किसी भी औरत को उनसे बात नहीं करनी दी। ओके, तो दैट ऑल्सो एंडेड। और वो विमेन्स कमीशन जो गई थी यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने कहा कि हमको कोई विक्टिम नहीं मिला और हमारे हिसाब से यहां कोई बलात्कार हुआ नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, ये जो टर्म है हैनिबल डायरेक्टिव, ये समझना जरूरी है। ये हैनिबल डायरेक्टिव क्या चीज है, वो क्या है, और वो 7 अक्टूबर को उन्होंने क्या किया उसको लेकर। ओके, जब 7 अक्टूबर हुआ, मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, 45 मिनट का वीडियो है। तो हमास के लोगों ने जब दीवारें तोड़ दी ना, तो उनको यकीन ही नहीं था कि ये टूट गया और वहां इजरायली सोल्जर नहीं है। और जब वो इन इलाकों में गए, वो सेटलमेंट्स में, तो उनको साली इजरायली आर्मी नहीं मिलती थी। एक आर्मी मिली, तो जो 1200 इजरायली मरे उस दिन, उसमें से 300 तो सीधे के सीधे सोल्जर मरे। ठीक है, तो हमको हिसाब करना है दूसरे 1200 में 300, 900 का हिसाब, 900 का हिसाब करना है। ठीक है, तो 300 तो सोल्जर, मेरे सोल्जर तो अभी वॉर में तो वो तो होने वाला है। ओके, तो फिर हम 900 की बात करेंगे। 2 जगह पे 900 का फिगर की बात करनी पड़ेगी कि एक तो जो सेटलमेंट्स है साउथ गाजा को लगकर, बेरी सेटलमेंट, दूसरे सेटलमेंट्स। ओके, वहां क्या हुआ, उसमें 6 दिन के बाद एक लेडी का स्टेटमेंट आया, उसका नाम है रीटा काच करके उसका नाम है। उसने नॉट रीटा काच, जस्ट समझते नहीं, उसने जो स्टेटमेंट दिया था इजराइल रेडियो पे, इजराइल स्टेट रेडियो पे, कि यस मुझे हमास पकड़ के लेके गई, उन्होंने हमको हार्म नहीं किया, हमारे दोस्तों के साथ में थी, मगर उसके बाद इजराइल मिलिट्री आती है, वो फायर करता है, उससे मेरे दोस्त मारे। ठीक है, ये ज्यादा करके कहानी है वो सेटलमेंट्स की। दूसरा है जो नोवा म्यूजिक फेस्टिवल था ना, वहां एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रही थी गाजा के बॉर्डर को लगकर। नेतन्याहू को पता है कि अटैक आने वाला है, मगर वहां नोवा फेस्टिवल जो कभी नहीं हुई, वहां एक नोवा फेस्टिवल हुई। तो ये जो गाजा से निकले, तो उन्होंने देखा यार ये तो कुछ चल रहा है, चलो वहां पकड़ के लाते। ठीक है, मगर वहां होता क्या है कि इजरायली अपाची हेलीकॉप्टर आके अटैक करते हैं, तो धड़ाधड़ वो बुलेट लगा रहे, मार रहे, उसमें इजरायली कौन, हमास कौन, उनको वो देखता भी नहीं था, और उन्होंने बहुत सारे इजरायली को मार दिया उस दिन। ठीक है, तो ये बात बता दी कि ये लोगों ने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया 1200 लोग का। ओके, तो स्कॉट रिटर जो यूनाइटेड नेशंस अमेरिकन मरीन रह चुके हैं, और यूनाइटेड नेशंस की जो कमीशन था जो WMD ढूंढ रही थी इराक में, वो सब उसके पास थे।
स्कॉट रिटर के हिसाब से 50% किल बाय द इजरायलीज। तो हैनिबल डायरेक्टिव क्या है? हैनिबल डायरेक्टिव ये है कि अगर पैलेस्टाइन से हमारा एक भी बंदे को पकड़ लिया तो वहां 1000 हमको देने पड़ते सामने से, तो उससे तो अच्छा है कि वो बंदे को मार डालो। तो नौ फेरेज जो इजरायली एयरफोर्स ऑफिस ये बोलते हैं कि हैनिबल डायरेक्टिव को 8 घंटे एक्शन में, ठीक है। तो नेतन्याहू ने क्या किया कि भाई हमारे कुछ लोग की बलि चढ़ा दो और उसके बाद पूरा ब्लेम पैलेस्टाइन और हमारे पर देंगे, और उसके नरसंहार की बुनियाद पे हमको जो नरसंहार करना है फिर हम लोग कर लेंगे। फिर ये ऑक्यूपेशन और सेटलमेंट से आगे की चीजें एथिक क्लिंजिंग वाला, ठीक है। तो ये जो वॉर शुरू हुई, नेतन्याहू भी समझ गया था कि लंबी वॉर है, ये 2 दिन में अंदर जाएंगे और गाजा को ले लेंगे, वैसा होने नहीं था। और जो खतरे की घंटी आई जब उन्होंने पहले वो अस्पताल को उड़ा दिया था, तो उनका था कि भाई ये जगह तुम्हारे लायक रहेगी नहीं, तुम तो यहां से निकल जाओ। तो अस्पताल, स्कूल्स, यूनाइटेड नेशंस टारगेट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, द पैलेस्टाइनियंस आर द मोस्ट एजुकेटेड अरब्स इन द वर्ल्ड, और सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ एजुकेशन इज इन गाजा, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं, भाई पढ़ाई लिखाई करो और कुछ है नहीं करनी, ज्यादा ही इलो का होने लगा। तो बाद में इजराइल ने जो नॉर्दर्न इजराइल का जो इलाका है जहाँ सेटलमेंट्स है, वहां हिजबुल्लाह ने बॉम्ब करने लगाया और वहां से 5 लाख की आबादी भागी। तो इजराइल के साउथ पार्ट से लोग भाग चुके हैं सेंटर में, नॉर्थ से सेंटर में आ गए हैं, ओके। तो इजराइल तो संकट में आ चुका है, बड़े संकट में आ चुका है। आज भी आप देखोगे हिजबुल्लाह कोई भी रेजिडेंशियल इलाके पे बॉम्बिंग नहीं कर रहा है, ईरान भी कोई भी इनके रेजिडेंशियल पे बॉम्बिंग नहीं कर रहा है। दूसरा है कि ये जो पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो है पैलेस्टाइन, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया की सरकार खड़ी है, आर्मी खड़ी है, मगर सीरिया में बहुत बड़ा संकट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का इलाका अमेरिका और कुर्दों के इसमें है, तुर्की का भी ऑक्यूपेशन है नॉर्दर्न इलाकों में, और एक जो इलाका है वो तो पूरा आईसिस, अलकायदा, ऐसे 16 इस्लामिक आतंकवादी, मैं तो बोलता हूँ जूइश आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, क्रिश्चियन आतंकवाद में तो जो धर्म के नाम पे आतंकवाद करेगा वो तो मैं आतंकवादी बोला, वो धर्म के नाम पे होगा। ये बोला कि धर्म और आतंकवाद और हिंसा का नाता रिश्ता नहीं, वो भी झूठी बात, ओके। अगर आईसिस और अलकायदा इस्लामिक अपने आप को बोलते तो उसका आतंकवाद इस्लामिक है, ठीक है। और गांधी जी ने तो 1930s में जूइश टेरर की बात की थी, वो तो ब्रिटिश अखबार में जूइश टेरर करके आता था, ठीक है। सो नाउ सीरिया इज है, इराक में जो हस्टर शाबी फोर्सेज है वो पीपल्स मोबिलाइजेशन यूनिट से जिन्होंने आईसिस अलकायदा को हराया था वो भी है। ईरान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम पे। 1979 में जो उसको इस्लामिक क्रांति बोलो या क्रांति बोलो, मगर वो रेवोल्यूशन आया, मगर ईरान का वो रेवोल्यूशन कमिटेड रहा पैलेस्टाइन की आज़ादी के साथ, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में डाला है कि ये स्टैंड विद द ऑपरेसर ऑफ द वर्ल्ड, जो शोषित लोग और शोषित देश है वो उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। तो उन्होंने तो अपने संविधान का पार्टी बना दिया पैलेस्टाइन के मामले को, और क्योंकि इजराइल का रोल शाह के सपोर्ट में था, अमेरिका का रोल तो था ही, मगर इजराइल और मोसाद का रोल था ही शाह के सपोर्ट में, तो ईरान की क्रांति ने तो तय कर लिया था कि हम लोग पैलेस्टाइन के साथ खड़े रहेंगे। अराफात को इन्वाइट किया गया था और जो इजरायली एम्बेसी थी वहाँ पैलेस्टाइन की एम्बेसी बनाई गई थी। तो वो टाइम पे बहुत कम 1979-80 में बहुत कम देश थे जो पैलेस्टाइन के साथ खड़े थे। लेबनान भी कुछ खास ताकतवर देश नहीं था, सीरिया भी वीक था, तो ईरान था एक जगह पे आइसोलेटेड और पैलेस्टाइन था। मगर होते होते पिछले 40-50 साल में जो बदला है कि अभी ये 6 देश तो है, यमन आने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है क्योंकि एक रेगुलर आर्मी और एक रेगुलर सरकार आज आपके साथ खड़ी है। रेड सी में, रेड सी जो रूट है ना, सुएज कनाल मेडिटेरियन वाला, तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका की शिप सेफ नहीं है, वो अंसारुल्लाह हूती ने बता दिया है। तो क्योंकि वहाँ बाबेल मंडल स्टेट है, वो बाबेल मंडल स्टेट को कौन कंट्रोल करता है, वो पूरा वहाँ से नेविगेशन कंट्रोल होगा। तो यमन का रोल भी ऐड हो चुका है, और उसके साथ में बोल रहा हूँ कि रूस और चीन का यहाँ खड़ा होना और नॉर्थ कोरिया का भी, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा मानना है कि 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है, क्योंकि जब लगातार आ रहा था कि तेहरान को भी न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दो, तो मैं तो बहुत पहले से बोला कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब तो ईरान को लेना होगा, तो डेटरेंट ने तो ये तो खत्म कर देंगे ईरान को। तो जब से वो हो गया तो ये लोग थोड़े पीछे हटे हैं, ओके। और अभी तो पार्लियामेंट में बात आ गई कि वी नीड अ न्यूक्लियर बॉम्ब एज अ डेटरेंट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो है इनके पास।
पे भयंकर चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है कि सुप्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, रंग भेद करती है, पैलेस्टीन को सेकंड ग्रेट सिटीजन बना के रखा है, स्लेव बना के रखा है, चोजन पीपल ऑफ गॉड वाली बात हो रही है। अभी बहुत सारी बात हो रही है कि जूस कैसे वेस्टर्न कंट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं, पूंजी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये खुलकर बातें अभी हो रही है, मतलब अभी एक बहुत बड़ी शुरुआत हो गई है कि उनका कोलैप्स का टाइम शुरू होगा। दूसरी बात कि लॉन्ग टर्म वॉर में, लैंड वॉर में इजराइल सस्टेन नहीं कर पाएगी। वो जो मार रही है वो सब हवाई जहाज से मारी। लैंड वॉर में तो हम लोग देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह के सामने वो टिक नहीं पा रहे। ओके, और ये जो एक्सेस है, जैसे मैंने कहा कि जो रूस और ईरान वाला जो संबंध है, क्योंकि अभी ईरान के पास S-400 मिसाइल आ चुके हैं, जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है, ईरान ने अपने खुद के मिसाइल भी डेवलप कर लिए है, और रूस को उन्होंने कुछ अपने ड्रोन्स भी दिए यूक्रेन में इस्तेमाल करने के लिए। तो वी आर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट कि मिडिल ईस्ट में भी कुछ सालों में एक टर्निंग पॉइंट आएगा जब अमेरिका और इजराइल का जो पूरा कंट्रोल है वो खत्म होगा। ओके, सो हाउ डू यू एंगेज विद दिस क्वेश्चन एज इंडियन सोशल मूवमेंट्स, एज इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ डू एंगेज विद दिस क्वेश्चन? ठीक है। दूसरा है कि जब ये यूक्रेन का वॉर जब ये जो 7 अक्टूबर शुरू हुआ, तो आप याद रखो कि वो टाइम बाइडेन और नेथन्याहू नहीं करते थे, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी में ये था कि ये बहुत ही कट्टर है, हम तो चाहते कि कोई मॉडरेट वॉइस आ जाए, लेबर पार्टी आ जाए, ये तो बहुत ही लिक्विड वाले बहुत ही राइट विंग होते हैं। तो 6 स्टेट्स है, स्विंग स्टेट्स, वो 6 स्विंग स्टेट में जो अरब मुस्लिम वोट है और काफी जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट वोट है वो जिलस्टाइन की तरफ जा रहा है, थर्ड पार्टी, और जिलस्टाइन यहूदी है। तो ये बोला कि मुस्लिम्स एंड अरब्स आर एंटी जू, अरे जिलस्टाइन इज अ जूइश लेडी। रशिया बैठा है उधर, मगर फिर भी इजराइल हमला करता है, वो एक विचित्र किस्म का मामला है, मगर वो सब है। मगर ईरान इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एंटायर थिंग, दैट ईरान स्टैंड स्ट्रॉन्ग, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, फाइनेंशियल, दिस दैट दे प्रोवाइडिंग, एंड दैट इज व्हाई नेतन्याहू's टारगेट हैज बीन फॉर लॉन्ग टाइम कि ईरान को खत्म करो, ईरान को खत्म करो। कैमरामैन नूर मोहम्मद के साथ सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच।